साथियों जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, ये यूपीएसआई का नया प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने जो यूपीएसआई का आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट आए हुए हैं उनमें से 10-11 टेस्ट मैंने कराए थे। तो मुझे उसमें कुछ छोटी छोटी कमियां दिखाई दी थी। जैसे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, या बिल्कुल लेवल नीचे था या बिल्कुल लेवल ऊपर था। इस तरह का उसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो कुल मिला के मुझे उसमें ऐसा कुछ इतना फ़ायदा लगा नहीं था, तो इसलिए मैंने नए प्रैक्टिस सेट है। इसके क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं। इन क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब ये हमारा ये होता है कि हम अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर हमने मान लिया लो लेवल के हम अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। इसमें अच्छे क्वेश्चन है इसमें। और पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। वह इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितने घंटे का समय लेगा। सवाल में ये बात पूछी हुई है। बोट एंड स्ट्रीम के पूरे चैप्टर में हमारे पास केवल दो ही मेथड है करने की। एक हम करते हैं अगर उसमें हमें आवश्यकता पड़ती है धारा का वेग और नाव की चाल की अगर आवश्यकता पड़ती तो हम क्या लिखते थे। हम लिखते थे सीधा ds us BOW लिखते थे। ठीक है, लेकिन इस वाले सवाल में जो है हमें इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है, हमें इन दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें केवल जो जरूरत पड़ेगी वो समांतर दिशा में चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। इसके अलावा हमारे पास टाइम की आवश्यकता पड़ेगी इस वाले सवाल में केवल। इसमें क्या दिया हुआ है कि समांतर दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी जाता है। 33 किलोमीटर जाता है समांतर दिशा में, विपरीत दिशा में जाता है 35 किलोमीटर और उसको लगते हैं 8 घंटे। सवाल में ये बात कह रखी है। और इतने ही समय में यानी कि 8 ही घंटे में वो क्या करता है, 44 किमी तो जाता है धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में जाता है 28 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बोला है कि धारा की दिशा में यानी कि हमें धारा की दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल चाहिए होगी, तभी हम ये निकाल पाएंगे। तो हम कैसे निकालते, इस सवाल का मैं थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ, हल्का सा एक लॉजिक है इसका कि यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 44 है, तो इसमें क्या कॉमन है, 11 कॉमन है। और 11 कैसी संख्या है, 11 जो है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या है 11। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर अभाज्य संख्या कॉमन आ जाए, ठीक है, और इधर भी 35 और 28, इधर भी एक संख्या यहाँ पर कॉमन है 7। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो कॉमन संख्या आ रही है वही हमारा एलसीएम बोल रहा हूँ, वही संख्या जो होती है हमारी डीएस हो जाएगी। यानी कि वही जैसे इसमें 11 कॉमन है तो ये संख्या जो होगी हमारी 11, तो वो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से कितना कॉमन है, यहाँ पर 7 कॉमन है, तो 7 मेरी ये अप स्ट्रीम स्पीड की चाल हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी एक थोड़ा सा हिंट है। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया इस तरह से नहीं दिया हुआ होता तो उस सवाल को भी हम करेंगे इस तरह से। अगर मान लिया कॉमन नहीं है दिया हुआ, ठीक है, अगर मान लिया ऐसा ना भी दिया हुआ तो उसके लिए भी आसान तरीका है। ऐसा नहीं कि उसके लिए भी को बहुत बड़ी बात हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये इनकी स्पीड आ गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 11 कॉमन था, यहाँ पर 7 कॉमन था और ये संख्या प्राइम नंबर थी, तो यह हमारी मेन चाल हो जाएगी। यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 11 और अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 7। अब सवाल में यहाँ पूछा था कि 55 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में चाल कितनी है, 11, तो 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगेंगे उसको। ठीक है, और यहाँ पर कितनी स्पीड है, 7 की स्पीड है, यहाँ पर 7 की स्पीड है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी तय करनी है, 14 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, तो 7 दूनी 14, 2 घंटे में करेगा। ठीक है, तो उसको टोटल कितना समय लगेगा, 7 घंटे लगेंगे उसको टोटल। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें हल करना है इसको। √5 + √5 इस तरह का सवाल एक प्रैक्टिस सेट में भी आया था आरडब्ल्यूए के में, तो उसमें संख्याएं थोड़ी सी बड़ी थी। मैंने उसमें बताया था कि 5 और 5 10 और 7 और 3 10, यानी कि दोनों तरफ 10-10 योग बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इनकी गुणा कर देंगे बस। 5 × 5 = 25 और 7 × 3 = 21। तो कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है, तो इसका मतलब ये
स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर 6 सत्ते 42 है और 8 पंजे 40 है, यानी 47 बड़ा है 40, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर 9 तिया 27, ये 6 एक बार देख लें, 6 7 13, 8 5 13, ठीक है बिल्कुल। 9 3 12 और 6 6 12, ये भी दोनों का योग बराबर है, तो 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 छंग 36, ठीक है। तो ये क्या बड़ा है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। 36 बड़ा होना चाहिए इससे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा ठीक होएगा, केवल 1 और 2 ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, मान लिया किसी वजह से अगर ये बराबर नहीं है तो दोनों तरफ का वर्क करते हैं, इसका ही वर्क करते हैं, उसका ही वर्क करते हैं, ठीक है। इस तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 24, 40, 33, 57 में से प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, ठीक है। 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात बताना है, क्या होगा। यहाँ पर क्या है, हम क्या करते हैं इसमें, मेरे लिए हम यही करते हैं ना कि 24 इसमें x घटाने पर, ठीक है, 24 माइनस का x, और फिर नीचे क्या रखेंगे हम यहाँ पर, ये 40 माइनस का x, इस तरह से करेंगे, ठीक है, बराबर 33 माइनस का x, और बटे नीचे क्या करेंगे 57 माइनस का x, फिर ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से नहीं करना, ठीक है, इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से तब करना है अगर ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ अगर ये याद नहीं है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दो सवाल अगर इस तरह से कर लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, अगर इस तरह से दिया हुआ हो। एक चीज़ और, मैं ये तरीका इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ कि एक्स घटाने पर, ठीक है, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसमें अगर ये भी दिया होता ना कि एक्स जोड़ने पर, तो उस तरीके में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी सेम ही तरीका अप्लाई होगा। घटाना जोड़ना ये सब भूल जाना है इसमें, कि क्या कह रहा है, घटा रहा है, जोड़ना सब भूल जाना। इसमें जो तरीका है वो ये है कि 24, 40 2 ऊपर रख देंगे, बाकी 2 नीचे रख लेंगे, 33 और क्या है 57, ठीक है, इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। इसमें x जोड़ने की बात करिए, यानी कि इसमें से प्रत्येक में क्या जोड़े या प्रत्येक में क्या घटाए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने तरीका बताया। लेकिन अगर इसमें दोनों में डिफरेंस आ जाता तो मैं तरीका नहीं बताता फिर, ठीक है। तो तरीका मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। तो मैं क्या करूँगा, 24 की और 57 की गुणा करूँगा, यहाँ पर 24 के 57 की गुणा करूँगा और यहाँ पर रख दूंगा योग इसका, 4 7 11 और 5 8 2 7 1 8 रख दूंगा, ठीक है। ऊपर इनकी गुणा रखूंगा, यहाँ पर रखूंगा इनका योग, ये आ जाएगा यहाँ पर योग 73 इनका, और ऊपर रखूंगा इनकी गुणा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 13 1320। इसकी जब गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 24 की और 57 की मुझे गुणा करनी है, 7 चौक 28, हासिल लेंगे 2, और 7 दूनी 14, 5 चौक 20, यानी कि 34 और 2 यहाँ पर आ जाएगा 34, 7 दूनी 14 और 5 चौक 20, यानी कि 34 और 2 36, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 3 13, 1362 आ जाएगा यहाँ पर। 4 7 28, यहाँ पर 4 7 28 है ना, हाँ, तो ये यहाँ पर ये तो हमारा को मतलब ये आ जाएगा 1368 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1368, ठीक है, ये आ जाएगा 1368 यहाँ पर, ठीक है। इतना लेना हमें यहाँ पर। अब इसमें कितना डिफरेंस है, यहाँ पर नीचे इनका योग रखना, गुणा नहीं, गुणा तो हमने ऊपर रख लिया, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखना बस। यहाँ से इनमें कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 7 और 1 8 का, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, और ऊपर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर ऊपर है 48 का डिफरेंस। इनमें जो डिफरेंस है वो 48 का है, ठीक है। तो 8 छंग 48, 8 से जब उसको काटेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या जो है 6 है, यानी कि x का मान जो है वो 6 है। या मैं ये कह सकता हूँ कि इनमें से अगर मैं सभी में से 6 घटा दूँ तो मेरी संख्या समानुपात में हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर सवाल में ये होता कि क्या जोड़ने पर, तब भी मेरा तरीका यही होता, तब मैं ये कहता कि 6 जोड़ने पर, ठीक है। इसलिए मैंने ये तरीका बताया कि ये दोनों जगह पर अप्लाई होगा, घटाने पर भी जोड़ने पर भी। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, 5x और +12 और किसका अनुपात ज्ञात करना है, 4x + 15, ये अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रखूँगा मैं 6 पंजे 30 और यह आ जाएगा 12, और यहाँ पर रखूँगा मैं 6 चौक 24 और 15, ठीक है। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 42 और ये आ जाएगा यहाँ पर 39, ठीक है। मैं इसको किस चीज़ से काट सकता हूँ, 3 से काट दूंगा, 14 तिया 42 और 13 तिया 39, यानी कि 14 13 का अनुपात है। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। तो इस तरह से इस सवाल को करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा यह है कि PQR की आय का अनुपात ये दिया हुआ है 10 12 9 और उनके व्यय का अनुपात 12 15 और 8 है। यदि यानी कि यहाँ पर Q दिया हुआ था, ठीक है। ये सवाल यहाँ पे मैंने
एडिट किया था तो यहाँ पर क्यू दिया हुआ था, ये क्यू रह गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, तो पी क्यू और आर की बचत का अनुपात बताना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं क्यू लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये क्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर सवाल करते हैं, सवाल में पी क्यू आर की आय का अनुपात दिया हुआ है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। इनकी आय का यानी कि इनकम का अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात है 10, 12 और 1 है 9 यहाँ पर आर का, ठीक है। और साथ ही इनके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया हुआ है, यह है 12, 15 और 8 का यहाँ पर। अब सवाल में बोला है कि क्यू अपनी आय का 25% भाग बचा लेता है, ठीक है। तो मैं इस क्यू को बराबर करूंगा, अगर पी बचाता तो मैं पी को बराबर करता, आर बचाता तो मैं आर को बराबर करता। यहाँ पर क्यू बचा रहा है अपनी आय का 25% भाग, तो मैं इसको क्यू को बराबर करूंगा पहले, 12 और 15 दोनों को बराबर करूंगा। क्यों मैं बैलेंस मुझे करना है, क्यों करना है, क्योंकि मुझे 25% भाग बचाना है इसके लिए, इसलिए मुझे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों का एलसीएम 60 होता है, तो मैं यहाँ गुणा करूँगा 5 से, 12 पंजे 60 हो जाएगा और नीचे करूँगा गुणा 4 से, ताकि 15 चौका 60 हो जाए। यानी कि अब मेरा क्यू जो है बैलेंस हो जाएगा अगर मैं आपस में गुणा कर दूँ, लेकिन मैं अभी गुणा नहीं करूँगा, मुझे कैलकुलेशन कम करनी है थोड़ी सी, वो मैं कैसे करूँगा। आगे बोला है कि क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है। 25% का मतलब होता है 25 चौका 100, यानी कि अगर उसकी आय 4 रुपये है तो 1 रुपये बचा रहा है और 3 रुपये खर्च कर रहा है वो, ठीक है। इसका मतलब क्यू जो है 4 रुपये बचा रहा है और 3 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से मैं जो गुणा करूँगा, 4 पंजे 20 और 3 चौक 12 की करूँगा अंदर गुणा। इससे पहले मैं क्या करूँगा, 4 से 4 काट दूंगा, इस 4 से 4 काट दूंगा, तो इसका मतलब मेरे पास जो बचेगा यहाँ पर 5 और 3 बचेगा केवल। अब मुझे जो गुणा करनी पड़ेगी 5 और 3 की करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं कर दूंगा अंदर गुणा, यहाँ करूँगा 5 × 50 आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा, 5 × 45 आ जाएगा। इसकी करूँगा 12 × 36 आ जाएगा और ये 15 × 45 आ जाएगा और 8 × 24 आ जाएगा। ये इनकम थी और ये आय थी यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैं इसमें से घटाऊंगा, यानी कि इनकम में से जब एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय को घटाऊंगा तभी तो बचत बचेगी। और सवाल में यही तो पूछा है पी क्यू आर की बचत का अनुपात, बचत का अनुपात ही तो पूछा है, मुझे बचत बनानी है। तो यहाँ से कितना बचेगा, 14 बचेगा यहाँ पर, यहाँ से बचेगा 15 और यहाँ पर बचेगा 21, ठीक है। यही मेरा आंसर है, जो इनकी तीनों की शेविंग है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, 14, 15 और 21। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक प्लेट 4 बराबर भागों में टूट जाती है। प्लेट की कीमत इसके वजन के घन के सीधे अनुक्रम के अनुपात में है। यदि प्लेट को तोड़ने के बाद नुकसान या लाभ होता है, तो प्लेट को तोड़ने के बाद नुकसान का लाभ प्रतिशत का पता लगाए। हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है, नुकसान का लाभ का प्रतिशत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सवाल कैसे करते हैं ये देखते हैं। इस प्लेट है 4 बराबर भागों में टूट रही है, तो मान लेंगे जो प्लेट है वो 4 किलोग्राम की है, ऐसा मान लेंगे एक बार को कि प्लेट जो है वो 4 किलोग्राम की है और जब वो 4 भागों में टूटेगी और बराबर भागों में टूट रही है वो, तो वो 1 किलोग्राम का ये वाला हो जाएगा, यानी कि चारों के भाग जो होंगे वो 1 किलोग्राम के हो जाएंगे, ठीक है। तो 1-1 किलोग्राम के भाग में टूट गई है वो जो प्लेट है, ठीक है। अब सवाल में ये बात ये बोली थी कि इसके वजन के घन के सीधे अनुक्रम के अनुपात में है क्या, कीमत इनकी जो कीमत है तो इनके घन के बराबर है, ठीक है। ये मतलब है अनुक्रम के अनुपात में है, व्युत्क्रम के अनुपात में नहीं है। अनुक्रम के अनुपात में यही मतलब होता है। अगर मैं इस प्लेट की कीमत मान लूँ तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 का घन जो होता है 64 है, यानी कि अगर 4 किलो की थी तो इसका रुपये 4 रुपये की, 64 रुपये की थी ये प्लेट पहले। अब ये जो है इन टुकड़ों की कीमत कितनी हो जाएगी, इस टुकड़े की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 रुपये हो जाएगी, ठीक है। ये तो इनका वेट था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इनके रुपये यानी कि 1 किलो का अगर मैं एक यानी कि 1 का घन करूँ तो 1 आएगा, इसकी कीमत 1 ही होगी, इसकी कीमत भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, क्योंकि 1 का घन 1 ही होता है। टोटल आ गए यहाँ पर 4, यानी कि जब प्लेट टूट गई थी तो टूटने के बाद इसकी कीमत केवल 4 रुपये रह गई थी टूटने के बाद। जाहिर सी बात है टूट कर कीमत कमी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, पहले 64 रुपये में पहले इसकी कीमत 64 रुपये थी, अब 4 रुपये की रह गई। तो कितना नुकसान हुआ, नुकसान हुआ 60 रुपये का, ठीक है। 60 रुपये का नुकसान हुआ है और कितने रुपये पर हुआ है, मुझे 64 रुपये पर नुकसान हुआ है। यहाँ पर 64 रुपये पर नुकसान हुआ, इसका परसेंटेज में याद करूँ तो 100 से गुणा कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 से काट दूंगा, 15 चौका 60 और 16 चौका 64,
ठीक है, और गुणा आ जाएगा यहाँ पर 100। फिर से 4 से काटूंगा, ये 25 से कट जाएगा 25 बार, और ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, 15 पंजे यानी कि 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37/4 को जब मैं भाग करूँगा तो 4 एकदम 36 आ जाएगा और 4 या 12 आ जाएगा, यानी कि 93 पॉइंट कुछ के समथिंग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से सवाल को कर लेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर, सवाल ये दिया हुआ है कि रनीता की साप्ताहिक आय का 57% भास्कर की साप्ताहिक आय के 76% के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये रनीता है, ये रनीता है, और इसकी आय का जो 57% है, ठीक है, वो किसके बराबर है? वो बराबर है भास्कर की आय के 76% के बराबर है यहाँ पर। ठीक है, ये सवाल में बात बोली है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 19 के 57 और 19 चौक 76, ये इस तरह से मैं कर सकता हूँ इसको। यानी कि यहाँ पर रनीता और भास्कर की आय का अनुपात आ जाएगा साप्ताहिक आय का कितना? रनीता की आ जाएगी 4 और इसकी हो जाएगी भास्कर की 3, क्योंकि अगर बराबर में तो अपोजिट हो जाती हैं जब इनका हम रेशियो निकालते हैं तो। अब आगे बोला है, यदि रनीता की साप्ताहिक आय 400 कम कर दी जाए। इसकी आय हमने 400 कम कर दी और भास्कर की आय को अपरिवर्तित रखा है, तो रनीता और भास्कर की साप्ताहिक आय 6:5 के अनुपात में हो जाती है। इनकी आय 6:5 के अनुपात में रह जाती है। कब? जब हम इसकी कम करते हैं और इसकी हम अपरिवर्तित रखते हैं। लेकिन भास्कर की आय तो अपरिवर्तित है ही नहीं, ये 3 है, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब यह है कि हमें ये अपरिवर्तित यानी कि बराबर करनी पड़ेगी। जो पहले थी वही हमें बाद में करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको 15 बना दूंगा, इसको भी 15 बना दूंगा। 5 तिया 15 और 3 पंजे 15, अब मेरी बराबर हो जाएगी। इस 5 की गुणा मुझे इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इस 3 की गुणा मुझे, 5 गड़बड़ हो गया है, इस 5 की गुणा मुझे इधर करनी पड़ेगी और इस 3 की गुणा मुझे इधर करनी पड़ेगी। तो हो जाएगा 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 6 तिया 18। ठीक है, और ये 15 हो चुका है। यहाँ पर सवाल में बोला था कि रनीता की आय 400 कम कर दी जाए, लेकिन यहाँ कितनी कम हो रही है? 2 कम हो रही है। पहले 20 थी, अब 18 हो गया, यानी कि 2 का मान जो है वो 400 के बराबर है। यानी कि 2 का मान जो है वो 400 के बराबर है, 1 का मान 200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 का मान 200 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला कि भास्कर की साप्ताहिक आय क्या है, तो भास्कर की साप्ताहिक आय कितनी हो जाएगी? भास्कर की साप्ताहिक आय कितनी है? 15 है। ठीक है, तो 15 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो 15 दूनी 30, यानी कि 3,000 रुपये भास्कर की आय हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि वाइन से भरे एक पीपे से पहले 108.75 लीटर वाइन निकाली जाती है और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर इस मिश्रण से 87 लीटर निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। ठीक है, पीपे में पानी, वाइन और पानी का अनुपात 3:2 है। पीपे में शुरू में कितने लीटर वाइन थी? ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से इसको करते हैं। यानी कि रिमेन वैल्यू, यानी कि बची हुई मात्रा, और इनिशियल वैल्यू जो यानी कि जो कि उसकी वास्तविक मात्रा थी, जो पहले थी उसकी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू। इसके अलावा इसमें रखते हैं हम 1 माइनस, यहाँ पर रखते हैं टाइम x/t की पावर, ये आ जाएगा यहाँ पर x, ये आ जाएगा n। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें ये बची हुई मात्रा है, ये पहले की मात्रा है n, यानी कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इसके फिर से इस मिश्रण को 87 लीटर निकाला जाता है, यानी कि 2 बार ये प्रक्रिया, यानी जितनी बार प्रक्रिया अपनाई जाती है वो n होता है। ठीक है, x ये होता है कि जितना जितना उसमें निकाला जाता है। पहले इसमें 108 निकाला था, दूसरी बार में 87, और ये t ऊपर आना था। ठीक है, मेरा यहाँ पर ये t मेरा ऊपर है और x मेरा नीचे रहेगा। ठीक है, और x जो होता है, x वो वैल्यू है जो पीपे में शुरू में थी। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर मैं इसकी रिमेन वैल्यू देखूंगा, अगर मैं इसकी वाइन की, तो वाइन की जो रिमेन वैल्यू है, पहले अब 3:2 के अनुपात में रह जाती है वो, यानी कि पहले 3 थी। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू 3 थी और स्टार्टिंग में कितनी होगी? 3×2 5। पहले इसकी 3 थी, अब इसकी 5 रह गई है। मतलब पहले 5 थी, अब 3 रह गई है। 1 माइनस का t, पहले कितना निकाला है? इसमें से 108.75 निकाला है। ठीक है, किस में से? पहले में से। और इसके बाद 1 माइनस का 87/x निकाला है यहाँ पर। ठीक है, या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 3/5 बराबर का 1 माइनस का 108.75/x, और
1 माइनस 87/x, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं अगर सोल्व करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ से सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ऑप्शन लूँगा, ऑप्शन से रख के देखूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन एक एक करके ऑप्शन रख के देखूँगा, तभी मेरा ये सेटिस्फाई हो पाएगा, नहीं तो इसके अलावा और कोई तरीका इसका है नहीं करने का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर एक चीज़ देखनी है मुझे, यहाँ पर सभी ऑप्शन नहीं रखने हैं यहाँ पर कि हम सभी ऑप्शन रख के देखना शुरू कर दें, ऐसे नहीं करना है। पहले हम उन ऑप्शनों को काट देना है जो हमारे नहीं बन पा रहे होंगे। कैसे पता करेंगे इस चीज़ का, यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 3/5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं अगर x की जगह यहाँ पर इसमें कोई सा मान रखूँगा तो वो x जो होगा वो 5 से कटने वाला होगा, चाहे वो इसको काटे या ना काटे, लेकिन 5 से कटने वाला जरूर होगा वो। ठीक है, इसको भी काटेगा लेकिन 5 से कटने वाला जरूर होगा। तो यहाँ पर देखूंगा कि ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, यानी कि बी और सी तो मेरे खत्म हो जाएंगे पहले ही, बी और सी तो मेरे ऑप्शन होंगे नहीं। बचा 470 और 435, इनको मैं अगर रख के देखता हूँ, अगर यहाँ पर मैं इसको 1 माइनस का 108.75 बटे यहाँ पर रख के देखता हूँ क्या है 470। ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर तो काटना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ देख लेता हूँ यहाँ कटता है क्या। 87/470, तो 87 से 470 कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। 87 से 470 कट नहीं सकता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी मेरा नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसमें, अब मेरे पास थोड़ा सा अब ये आसानी होगी कि मेरे पास केवल एक ऑप्शन बचा है। इस ऑप्शन को देख लो, 5 से तो कट रहा है क्या, 87 से भी कट रहा है, ये 87 से भी कट रहा है क्या, 87 से भी कट रहा है 435, तो 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, यानी कि कट रहा है 87 से, तो इसका मतलब ये मेरा हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये 5 बार चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/5 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से कट रहा है ये 108.75 बटे, अगर मैं यहाँ पर 435 रखूँ तो इससे काट रहा है ये, तो मेरा किससे कट सकता है, ये 108 है और ये 435 है, यानी कि ये 4 के लगभग है। 4 से गुणा करके देख सकता हूँ, 4 पंजे 20 और 4 सत्तर 28, ये सी पर खत्म हो जाएगा, हासिल लेंगे 2, 4 अट्ठे 32, यानी कि ये मेरा कट जाएगा ऐसे। 4 से मेरा पूरा पूरा कट रहा है यहाँ पर, तो आ जाएगा 1 माइनस का 1/4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये 3/5 है, तो ये बराबर हो रहा है क्या मेरा, 3/4 आ जाएगा और ये 4/5 आ जाएगा यहाँ पर, गुणा 4/4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा मेरा 3/5। तो दोनों सेटिस्फाई रहा, ऑप्शन नंबर मेरा डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दिया कि एक विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर 50% छात्र हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और 40% फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल। ये 40% छात्र जो हैं ये तो खेलते हैं, यानी कि हम ये मान लेंगे टोटल 100 छात्र हैं। ठीक है, तो 40 छात्र खेलते हैं क्रिकेट और 50 छात्र खेलते हैं क्रिकेट। यहाँ पर 50 छात्र खेलते हैं क्रिकेट और 40 छात्र खेलते हैं फुटबॉल। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि 10% दोनों खेल खेलते हैं, 10% यानी कि 10 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 40। ठीक है, तभी तो 50 होंगे, ये 10 और 40 50, और ये हो जाएंगे मेरे 30 जो कि केवल फुटबॉल खेलते हैं और 40 केवल क्रिकेट खेलते हैं। 40 और 30 70 और 10 80, यानी कि 80 छात्र ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। सवाल में बोला है कि कितने प्रतिशत छात्र न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही फुटबॉल, तो 100 में से 80 जाएगा, 20 बचेंगे। 20% छात्र ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं, ना तो फुटबॉल खेलते ना ही क्रिकेट खेलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ कि 3 कस्बे हैं पी क्यू आर एक नदी पर स्थित है, क्यू पी और आर से बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 कस्बे हैं पी, और सवाल में ये बोला क्यू पी और आर से बराबर दूरी पर है, यानी कि अगर आर यहाँ है तो यहाँ पर क्यू होगा। ठीक है, यहाँ पर क्यू होगा, इनके बीच में है, जब भी बराबर दूरी पर होगा ये। इसके बाद बोला है कि मुझे पी से क्यू तक जाने और वापस आने में 10 घंटे लगते हैं, यानी कि मैं अगर पी से क्यू पर जा रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ फिर, ठीक है, तो मुझे कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे लग रहे हैं यहाँ पर मुझे। इसके बाद बोला है कि अगर मैं पी से आर तक जाने में, केवल अगर मैं पी से आर तक जा रहा हूँ तो मुझे केवल 4 घंटे लग रहे हैं। यही बात इसमें बोली है, 4 घंटे लग रहे हैं, तो नाव के वेग और धारा के वेग में अनुपात बताना है कितना होगा। कैसे निकालेंगे इसको हम, एक चीज़ बताओ, ये दोनों जो है दूरी बराबर होगी, ये वाली और ये वाली दूरी बराबर होगी, क्योंकि क्यू जो है बीच में है, सवाल में पहले ही बोल देते कि बीच में स्थित है, यानी कि क्यू पी और आर के बराबर दूरी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। इसका मतलब
अगर मैं ये मान लूँ कि नाव ये धारा जो है गंगा या जो भी है नदी इधर को बह रही है, तो यहाँ से जब इसको जाने में 4 घंटे लग रहे हैं तो यहाँ से यहाँ को आने में इसको कितने 2 घंटे लगे होंगे। ठीक है, इसको 2 घंटे लगे होंगे यहाँ से यहाँ पर आने में, और 2 घंटे यहाँ लगे होंगे, तभी उसको 4 घंटे लग रहे हैं टोटल। अगर उसको यहाँ तक आने में 2 घंटे लग रहे हैं और यहाँ को आने में उसको टोटल 10 घंटे लग रहे हैं दोनों यहाँ से, तो उसको यहाँ पे आने में कितने 8 घंटे लग रहे होंगे। ठीक है, 8 घंटे उसको यहाँ लग गए और 2 घंटे यहाँ लग गए, तभी तो टोटल 10 घंटे लग रहे थे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये समांतर चाल है और ये विपरीत चाल है। तो ये समांतर चाल का टाइम है और ये विपरीत चाल का टाइम है, ये मान सकता हूँ मैं। तो मैंने बताया हुआ है कि जब हम इसको ds, us, b और w लिखते हैं यहाँ पर, तो नीचे हम टाइम लिखते हैं और ये स्पीड लिखते हैं। तो टाइम का जो टाइम दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर इसको 2 घंटे लग रहे हैं, समांतर दिशा में जाने में 2 घंटे लग रहे हैं और विपरीत दिशा में इसको 8 घंटे लग रहे हैं इतनी ही दूरी तय करने में, तो ये मेरा किसका रेशियो हो जाएगा, मेरा टाइम का रेशियो हो जाएगा। स्पीड का रेशियो इनका जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी दूरी बराबर है, ये और ये चीज़ दूरी अगर बराबर है तभी अप्लाई होती है। ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, तो इसका मान मेरा हो जाएगा 5। ठीक है, इसका मान मेरा 5 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, इसका मान मेरा 3 हो जाएगा। बहुत आसान है यहाँ से आगे के लिए तो। ठीक है, ये सब मैंने बातें बताई भी कैसे होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 5:3 का अनुपात हो जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इसी का पूछा था, नाव का वेग और धारा का वेग। ये बोट स्टीम है, बोट की स्पीड है, और ये वाटर का वेग है। तो 5:3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये है कि ताश की डिब्बी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह पत्ता काले रंग का संख्यात्मक पत्ता हो। एक पत्ते में 52 ताश होते हैं। ठीक है, एक पत्ते में 52 ताश होते हैं, तो इसका मतलब टोटल यानी कि जो कुल प्रायिकता होगी, टोटल जो प्रायिकता के जो टोटल परिणाम होंगे वो 52 होंगे। यानी कि 52 में से मैं कोई निकालूंगा तो कोई ना कोई पत्ता निकलेगा, तो 52 तरीके से निकल सकता है वो 52। कोई पत्ता खींचूंगा तो 52 में से कोई सा पत्ता आ सकता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। यहाँ पर ये 52 आ गया। अब आगे बोला है कि ताश की डिब्बी से पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि यह पत्ता काले रंग का हो। काले रंग के कितने होते हैं, काले रंग के 26 होते हैं और 26 ही होते हैं लाल रंग के। ठीक है, 26 काले रंग के और 26 लाल रंग के होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि संख्यात्मक पत्ता, इसका मतलब यह है कि संख्यात्मक पत्ता हो काले रंग का, तो 16 टोटल 52 में से 16 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर फेस होता है, फेस कार्ड वाले होते हैं, जैसे क्या रानी का, इक्के का और राजा का। ठीक है, इस तरह से होते हैं गुलाम, तो ये फेस वाले होते हैं 16। ठीक है, तो 8 ही काले में होंगे और 8 ही लाल में होंगे ये। ठीक है, तो 26 में से अगर 8 ये फेस कार्ड है, 26 में से अगर फेस कार्ड है 8, तो बचे हुए कितने हैं, संख्यात्मक कितने बचेंगे, तो संख्यात्मक बचेंगे मेरे यहाँ से 18। ठीक है, 18 होंगे यहाँ पर, सही है, 18 हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो मेरी प्रायिकता होगी वो 18/52 की होगी। ठीक है, कोई संख्यात्मक पत्ता होगा तो उसके तरीके 18 हो सकते हैं। ठीक है, काले रंग का होगा तो इसको मैं थोड़ा सा करूँगा, 2 से काटूंगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 9/26, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ये, मान लीजिए कि s बराबर 2 4 6 इस तरह से दिया हुआ है कि s के उपसमुच्चय की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसेट की अधिकतम संख्या पूछी है, सबसेट की। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 20 तक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कितने हैं, 10 अवयव है यहाँ पर। ठीक है, 10 अवयव है, तो यहाँ पर सबसेट की संख्या क्या हो जाएगी, सबसेट की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n, और n का मान कितना है 10, 2 की पावर 10, इसको जब करेंगे तो 1024 आता है। जब हम 2 की पावर 10 करते हैं, 10 बार गुणा करते हैं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हालांकि ये सवाल ऐसे है कि इनको अगर प्रॉपर पढ़ा जाए इस चैप्टर को तभी ये समझ में आता है, एक एक दो दो सवाल पढ़ने से इस चैप्टर समझ में आता नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद 9 है और चौथा पद 4 है, तो उसका 7वां पद क्या होगा। गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी हो या समांतर श्रेणी हो, अगर समांतर श्रेणी में मुझे tnवां पद निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, a + n - 1b। ठीक है, मुझे निकालना है यहाँ पर समांतर श्रेणी का 5वां पद। अगर मैं यहाँ 5 रखूंगा तो मेरा पद जो निकलेगा a प्लस यहाँ से घट जाएगा एक 4d, यानी कि एक यहाँ पर भी कम होता है और एक गुणोत्तर श्रेणी में भी कम होता है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का अगर मैं tnवां पद निकालूंगा तो मेरा निकलेगा arn-1। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा 10वां पद, ठीक है, अगर मैं 10वां पद निकालूंगा यहाँ पर तो मेरा ar की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, एक कम हो जाएगा। और चौथा पद निकालूंगा, ठीक है,
तो ये मेरा निकलेगा एक AR की पावर 3, जो कि क्या क्या दिए हुए हैं इसमें, दिए हुए हैं ये दिया हुआ है 9 और ये दिया हुआ है यहाँ पर 4 यहाँ पर। ठीक है, इसकी मैं भाग कर सकता हूँ, यानी कि AR की पावर 9 बटे AR की पावर 3 लिख सकता हूँ, बराबर 9/4 भी लिख सकता हूँ। ए से ए कट जाएगा और 3 से ऊपर चला जाएगा तो R की पावर 6 बचेगा और ये बचेगा मेरा 9 की पावर 9/4। ए की पावर 3 को मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/2। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ए की पावर 3 इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको 9/4, और ये किसका वर्ग है? 3/2 का। यहाँ से स्क्वायर से खत्म हो जाएगा ये। ए की पावर मेरा 3/2 यहाँ बचता है। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको लिख लिया है। ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पर, यानी कि ए की घात 3 का मान जो आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक AR की घात 3 का मान 4 दिया हुआ था, तो मैं ए का मान यहाँ R है यहाँ पर। ठीक है, ये R है, ये जो है यहाँ पर R बचेगा। R की पावर 3 है। ठीक है, R की पावर 3 का मान मैं यहाँ पर रख दूंगा, यानी कि A गुणा 3/2 बराबर 4 रख सकता हूँ। तो A का मान मेरा 8/3 आ जाएगा। ठीक है, A का मान मेरा अगर 8/3 आ गया, ठीक, तो सवाल में क्या पूछा था? तो उसका 7वां पद। एक मेरे पास A का मान भी है और मेरे पास R का 7वां पद पूछा है, तो R की 6 का मान भी है, R की पावर 6 का मान भी है मेरे पास। यानी कि मुझे अगर 7वां पद निकालना होगा इसका 7वां, तो मैं क्या लिखूंगा? A की पावर और R की पावर 6 लिखूंगा, जो कि मेरे पास दोनों है। R की पावर 6 का मान भी है और A का मान भी है, यानी कि 8/3 और गुणा में लिखूंगा मैं 9/4। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, यानी कि 2 गुणा 3 2 तिया 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी है। इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रम से 12 सेमी 18 सेमी है। यदि इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ड्रम में पानी की ऊंचाई बतानी है कितनी है। यानी कि यहाँ पर एक बाल्टी है जो छिन्नक के रूप में होती है। ठीक है, ये बाल्टी है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये एक ड्रम है या क्या दिया हुआ है? बेलनाकार ड्रम दिया हुआ है यहाँ पर, ये ड्रम है यहाँ पर ये। ठीक है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, वो इसमें डाला जाता है। तो इसका मतलब जितना पानी इसमें होगा वो इसमें आएगा, तो इसका और इसका आयतन जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों बराबर आयतन के हैं। तो इसका छिन्नक का आयतन क्या होगा? शंक्वाकार छिन्नक है, तो शंक्वाकार छिन्नक का आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है 1/3 पाई H, R² छोटा r और ये R हो जाएगा। ठीक है, ये जो R है ये इसकी त्रिज्या है, ये वाली, ये होता है R यहाँ पर, और ये जो है R, ये छोटा वाला R है यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा और बराबर किसके होगा? ठीक है, ये जो आयतन है ये किसके बराबर है? ये बेलनाकार ड्रम, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई, मैं यहाँ पर R मैंने दोनों रख लिया है यहाँ पर, तो मैं इसकी त्रिज्या में x मान लूँगा, x² या h मान लूँगा। ठीक है, ये मैं एक सी नहीं रख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या अलग होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? एक पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 बचेगा। यहाँ पर h का मान रखूंगा। h का मान क्या है? छिन्नक की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर ऊंची है, तो 35 रख दूंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, और R का मान कितना है यहाँ पर? यानी कि इसकी बड़ी वाली त्रिज्या 18 सेंटीमीटर की, 18 का वर्ग 324 होगा, और छोटी वाली है 12, 144 हो जाएगा। दोनों की गुणा करूंगा, 18 दूनी 36 और 18 का 18, यानी कि 216 आ जाएगा। और ये किसके बराबर है? ये x², ये त्रिज्या है x, किसकी है? ये 20 सेंटीमीटर, तो इसका 400 हो जाएगा। और h का मान मुझे ज्ञात करना है, जो कि इसकी ऊंचाई तक भरा हुआ है यहाँ पर, ये मुझे ज्ञात करना है। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से मैं 3 कॉमन बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन, ताकि ये 3 कट जाएगा। ठीक है, और 5 से मैं उसको भी काट दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर 5 7 35 7 बचेगा, और 3 मैंने कॉमन ले लिया और खत्म कर दिया इसको। 3 × 3 3 × 8 24 और 3 × 12 3 × 8 24 और 3 × 7 21 और 3 दूनी 6 और 5 से इसको काटा तो 5 × 8 40, ये कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ। अब ये कितने हो जाएंगे? 8 8 2 10 और 18 का 8 हो जाएगा यहाँ पर, 7 4 11 और 1 12 आ जाएगा, ये 228 हो जाएगा। और गुणा पे यहाँ पर 7 है और बराबर 80 × h है। ठीक है, अब मैं इसकी भाग कर लूँगा, 228 × 7 बटे यहाँ पर आ जाएगा मेरा 80। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 7 के 228 की गुणा करूँगा तो मेरा आ जाएगा 1596। 1596 को मैं जब 8 से भाग करूँगा तो मेरा आएगा यहाँ पर 199.5। ठीक है, और नीचे एक जीरो भी है तो मेरा पॉइंट इधर बढ़ जाएगा, 19.95 आ जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 19.95। अगला क्वेश्चन यह है कि 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें चलाई गई। उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूक चलने की ध्वनियाँ 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती हैं। यदि ध्वनि की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड की है तो वह व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा है, यानी कि व्यक्ति की स्पीड बतानी है। यहाँ पर 6 मिनट के अंतराल पर चली थी दोनों गोली। 6 मिनट यानी कि सेकंड में करेंगे तो 6 चंग 36, 360 सेकंड के अंतराल पर वो गोली चली थी दोनों। ठीक है, और व्यक्ति को कब सुनाई दी, ये सुनाई दी 5 मिनट 52 सेकंड। 5 मिनट 52 सेकंड का मतलब होता है 5 छंग 30, 352 सेकंड के बाद। ठीक है, उस व्यक्ति को सुनाई दी थी, ये तो हो गई यहाँ पर गोली की ध्वनि। ठीक है, गोली की। और यहाँ पर व्यक्ति को कब सुनाई दी थी, व्यक्ति को सुनाई दी थी यहाँ पर 352 सेकंड के बाद। इसमें कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 8 सेकंड का। ठीक है, 8 सेकंड का डिफरेंस है यहाँ पर, यानी उस गोली का जो टाइम है इस व्यक्ति तक पहुंचने का वो 8 सेकंड के अंतर पे है दोनों का। ठीक है, 8 सेकंड का अंतर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर मैं टाइम का और स्पीड का रेशियो निकाल सकता हूँ। यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा दोनों का, इनका, इसका हो जाएगा गोली का 8 सेकंड का। ठीक है, 8 सेकंड का, और इसका कितना है 352 सेकंड का है व्यक्ति का है 352 सेकंड का। 352 सेकंड में इसको सुनाई पड़ती है वो 352 सेकंड। यहाँ पर टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा इनका, 8 से काटूंगा 8 चौक 32 और 8 चौक 32 यानी कि 8:1 आ जाएगा इनका टाइम का, स्पीड का रेशियो ये आ जाएगा। ये गोली की है और ये व्यक्ति की स्पीड है यहाँ पर। ठीक है, गोली की स्पीड यहाँ पर दी हुई है कि ध्वनि की जो चाल है वो 330 मीटर पर सेकंड है और ये मेरा सेकंड में ही चल रहा है यहाँ पर, तो यानी कि 44 का मान जो है तो वो 330 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो ये कितना है, इसको काटूंगा मैं 11 से, 11 चौक 44, ये 30 बार कट जाएगा। ठीक है, तो एक का मान जो होगा वो 30/4 आ जाएगा, 30/4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि व्यक्ति की जो चाल है वो 30/4 मीटर पर सेकंड, यानी कि 15/2 मीटर पर सेकंड है। मैं इसको 15/2 भी लिख सकता हूँ, 15/2 मीटर पर सेकंड है। अब सवाल में पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करूँगा, 15/2 को 18/5 से गुणा कर दूंगा, 5 या 15। ठीक है, और 2 9 18 यानी कि 9 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि 1 रुपये में एक सही 1/2 लीटर की दर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 1 रुपये में एक सही 7/8 लीटर हो जाए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 रुपये में एक रुपये यानी कि एक सही 1/2 लीटर, 1 रुपये में कितने लीटर मिल रहा है दूध, 2 एकम 2 यानी कि 3/2 लीटर, और कितना है टोटल, ये 60 लीटर वाला है। ठीक है, 60 लीटर दूध है, यानी 1 रुपये में 3/2 लीटर, तो 1 लीटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2/3 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2/3 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मूल्य है 1 लीटर का तो 2/3 रुपये है। यहाँ पर मैं एलिगेशन लगा लूँगा, ये कितना है 60 लीटर है। ठीक है, सवाल में बोल रखा था 60 लीटर, और यहाँ पर जब पानी का मूल्य कितना होगा, 0 होगा, पानी का तो कोई मूल्य होता नहीं, फ्री रहता पानी तो। ठीक है, मुझे यही निकालना है कि ये कितनी मात्रा में लाई गई थी पानी की, टोटल कितना है यहाँ पर, यानी कि जो मिश्रण का टोटल है कुल मूल्य वो 1 सही 7/8 यानी कि 15/8 लीटर हो जाता है। कितने में होना चाहिए, 1 रुपये में, 1 रुपये में इतना होना चाहिए, यानी कि 1 लीटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8/15 रुपये। ठीक है, 8/15 रुपये होनी चाहिए, तो मेरा एलिगेशन लगेगा यहाँ पर 8/15 रुपये होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एलिगेशन लगाऊंगा, एलिगेशन लगाने के लिए मैं इसको आसान करूँगा तो मैं यहाँ पर 15 से गुणा कर दूंगा दोनों तरफ, यहाँ से 15 करूँगा तो 8 बचेगा, और इसकी 3 पंजे 15 यानी कि 10 बचेगा यहाँ पर, और ये मेरा 8 बचेगा यहाँ पर केवल। ठीक है, 15 से गुणा करने पर 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2, और 8 में से 0 जाएगा यहाँ पर,
तो 8 बचेगा, यानी कि यहाँ पर जो रेशियो जाएगा मेरा 4 का और 1 का आ जाएगा। 4 का और 1 का, यानी कि 4 का मान 60 के बराबर है, तो 1 का मान कितना के बराबर होगा? 15 के बराबर होगा। 15 चौका 60, यानी कि 15 लीटर पानी मिलाया गया था। ठीक है, 15 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए बी का मासिक वेतन समान है। ए बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रम से, यहाँ पर ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए बी सी अपने वेतन का क्रम से 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और सी है। ठीक है, ये अपने मासिक वेतन का 10%, 8% और 9% ये दान करती है। इनका दान आ गया यहाँ पर। आगे बोला है कि ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपये है। इसके और इसके बीच का कितना है? 2% का अंतर है, जो किसके बराबर है? 400 के बराबर है। 1% का मान कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 200। 1% का मान 200 आ जाएगा यहाँ पर। आगे बोला है कि ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपये है। ये ठीक है, हो गया था। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है। ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान कितना है? 10, यानी कि 18 है। 18% है। 1% का मान 200 है, तो 18% का मान कितना हो जाएगा? 3600। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी का कुल दान आ जाएगा कितना? 3600 रुपये। सवाल में दिया था कि सी की तुलना में 900 अधिक है। सी की तुलना में तो सी का कितना होना चाहिए? सी का 2700 होना चाहिए, तभी ये 900 रुपये अधिक होगा यहाँ पर। ठीक है, सी का अगर 2700 होगा तभी ए और बी का 3600 होगा, यानी कि 900 रुपये अधिक होगा। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब सवाल में क्या पूछा है? सी का मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये देखना है कि इनके दोनों के वेतन तो बराबर थे। यहाँ पर सी का जो दान है वो 9% है, जो किसके बराबर? 27% के। 9% का मान किसके बराबर है? 2700 के। ठीक है, 1% का मान 300 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में पूछा है इसका मासिक वेतन। मासिक वेतन यानी कि 100% निकाल देंगे तो 30,000 आ जाएगा इसका मासिक वेतन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन ये है, पी क्यू को 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपये का भुगतान करता है। यानी कि वो 150 रुपये देता है 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के रूप में। वह कुल 50 सिक्के देता है, और ये कितने सिक्के थे? 50 सिक्के थे टोटल। अब पता नहीं कि कितने कितने सिक्के थे इसमें। यदि उपयोग किए गए सिक्के 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात तो दिया हुआ है। ठीक है, 2 का और 5 का अनुपात दिया है। तो पूछा है कि 10 रुपये के कितने सिक्के उपयोग किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्कों का अनुपात है 2 रुपये, 5 रुपये और यहाँ पर 10 रुपये। इसके सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, केवल इनका दिया हुआ है 5 का और 2 का और 5 का। क्या अनुपात है? 2 का, 5 का और 2 का अनुपात है। ठीक है, यानी कि 2 रुपये के सिक्के जो थे 5 थे और 5 रुपये के सिक्के जो थे वो 2 थे। इस अनुपात में थे। ये हमें पता नहीं है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर पता नहीं है, जो कि हमें निकालना है। यहाँ पर कितने सिक्के थे? यहाँ पर टोटल कितने रुपए थे? टोटल 150 रुपये थे ये। ठीक है, और टोटल सिक्के कितने थे? टोटल सिक्के 50 थे। यहाँ पर 50 सिक्के टोटल थे। तो मैं मान लूँगा, यहाँ पर मुझे इसका पता नहीं, तो मुझे यहाँ पर मान लूँगा कि ये 5x और ये 2x के अनुपात में है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाले सिक्के कि टोटल तो 50 थे, ये कितने हैं? 7 सिक्के टोटल। ये तो 7 हो गए, 2 रुपये के और 5 रुपये के 7 हो गए। टोटल मेरे 50 सिक्के थे। तो 10 रुपये के जो सिक्के होंगे वो 50 माइनस के 7x होंगे। ठीक है, 50 माइनस के 7x होंगे। ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे क्या बोला था? इसमें टोटल रुपये 150 भी थे। तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे टोटल? यानी कि 2 पंजे 10 रुपये, ये हो जाएंगे 2 पंजे 10 रुपये। इसके अलावा 5 दूनी 10 x आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये x भी है यहाँ पर, 10x रुपये हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा 10x ये हो जाएंगे, और प्लस का 10 की मैं डायरेक्ट गुणा कर लूँगा तो 500, और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा ये 70x। ठीक है, ये टोटल रुपये हो गए मेरे पास। यहाँ पर ये टोटल रुपये आगे निकल गए, और टोटल रुपये कितने थे? 150 थे। मैं बराबर में रख दूंगा 150। 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 में से 70 जाएगा, माइनस का 50 बचेगा। ठीक है, इस 150 में से 500 को घटाऊंगा, 500 इधर जाकर घटेगा तो कितना बचेगा? 350 बचेगा, जो कि माइनस में आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा यहाँ पर 7।
ठीक है, 5 सत्ते 35, x का मान आ जाएगा 7। सवाल में पूछा है कितने सिक्के उपयोग किए गए थे 10 रुपए के। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ये वाली है, इसका मान मैं रख दूंगा यहाँ पर, तो 50 माइनस का 49 आ जाएगा, यानी कि केवल एक सिक्का था। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है। एक कथन है, कितने कथन सही है यहाँ पर। तो 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड होंगे। पहला स्टेटमेंट ये देखते हैं हम कि सही है या गलत है। 72 है, इसके कितने गुणनखंड होंगे, तो इसको हम जब मैं काटूंगा तो काटने के मतलब गुणनखंड निकालने के कई तरीके होंगे इसके। 2 से काटूंगा 36 बार जाएगा, 2 से काटूंगा 18, 2 से काटूंगा 9, 3 से काटूंगा 3 3 9 3 1 3, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। और जब मैं इनके गुणनखंड निकालूंगा धनात्मक गुणनखंड तो ये हो जाएंगे 3 में कोई एक जोड़ूंगा 4, यहाँ पर मैं गुणा करूंगा गुणनखंड निकालने के लिए 3 + 1 और इसकी जो पावर है 2 की 2 + 1, यानी कि 4 × 12, यानी कि इसके धनात्मक गुणनखंड 12 है। तो इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मेरा। ठीक है, अब मैं अगला स्टेटमेंट देखता हूँ क्या है। अगला दिया हुआ है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 400 है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने बताया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n + 1/2 होगा। प्रथम n सम संख्याओं का योग बताया था, n + 1 होगा। ठीक है, n + 1 होगा। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग भी बताया था, तो क्या होगा इसका n² होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 400 है, तो कितना हो जाएगा, 20 का निकालूंगा तो 20 का वर्ग करूंगा यहाँ पर, यानी कि 400। इसका मतलब मेरा ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर ये भी ठीक हो जाएगा, मतलब मेरा दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूँ। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, तो ये बात भी ठीक है, 97 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब मेरे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन ये है, 1000 मीटर की दौड़ में अर्जुन, बालाजी और चरण दौड़ रहे हैं। अर्जुन, बालाजी और चरण दौड़ रहे हैं, 1000 मीटर की दूरी है, 1000 मीटर की रेस है। यहाँ पर अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर की दौड़ और बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हराया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अर्जुन है और ये बालाजी है। अर्जुन ने बालाजी को हराया 100 मीटर से, तो इसका मतलब ये है कि अर्जुन जो है उस रेस में 1000 पूरे भागे होंगे, यानी कि सेम टाइम में, और उस सेम टाइम में ये 900 भागे होंगे बालाजी। ठीक है, तब इन्होंने 100 मीटर से हरा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं रेशियो लूँगा तो 10:9 आ जाएगा। इसी प्रकार बालाजी में और चरण में जब रेस होती है तो बालाजी ने हरा दिया चरण को 100 मीटर से, तो इसका मतलब उतने ही टाइम में बालाजी अगर 1000 मीटर दौड़े होंगे तो ये 900 मीटर दौड़े होंगे, तो इनका भी रेशियो 10:9 का आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इनको बराबर करूँगा तो यहाँ मैं यहाँ पे 9 से गुणा करूँगा और यहाँ से 10 से गुणा करूँगा, दोनों तरफ ये मेरे बराबर हो जाएंगे। बी अगर मेरे बराबर होगा तो मेरा तीनों का रेशियो आ जाएगा निकल के, ये 100 आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये 9 9 81 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास इन तीनों की जो है ये दूरी आ गई, इनकी निकल तय की है इन अनुपात में, A, B और C, यानी कि ये हैं अर्जुन, बालाजी और चरण। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में क्या बोला है आगे कि 1000 मीटर की दौड़ में गति पिछले की तरह ही है। 100 मीटर की शुरुआत देते हैं और अर्जुन बालाजी को 100 मीटर की शुरुआत देते हैं। वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे विजेता उसके ठीक पीछे वाले व्यक्ति से आगे है यहाँ पर। ठीक है भाई, मैं अगर ये मान लूँ कि ये 1000 मीटर दौड़े हैं यहाँ पर, तो ये 900 मीटर दौड़े होंगे और ये 810 मीटर दौड़े होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे हम, इस सवाल को करेंगे कि इसमें 209 और 119 के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। 209 और माइनस का ये फैक्टोरियल है यहाँ पर, 209 माइनस का 109, 119 ये आ जाएगा 119। इसकी हमें शून्यों की संख्या बतानी है अंत में, तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे इसको, दोनों को 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करूंगा, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, यानी कि मुझे केवल भागफल की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। अब मैं 41 को 5 से भाग करूंगा तो 5 8 40 आ जाएगा, और फिर 8 से 5 को भाग 5 से 8 को 5 से भाग करूंगा तो यह आ जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको कर लूंगा यहाँ पर, 5 दूनी 10 बचेगा 5 तिया 15, फिर 23 को भाग करूंगा 5 से तो ये आ जाएंगे मेरे पास 5 चौक 20। ठीक है, अभी 4 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर मेरे कितना हुआ 41, यानी कि ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया यहाँ पर, और माइनस का
ये 27 हो जाएगा। तो 50 में 27 जाएगा, 23 बचेगा, यानी कि मेरे पास जो अंत में शून्य की संख्या होगी 23 होगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक समूह में कुछ छात्रों का औसत वजन 72 किलोग्राम था। यदि प्रत्येक 76 किलोग्राम औसत वजन वाले 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं और प्रत्येक 79 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में छात्रों का औसत वजन 0.6 किलोग्राम कम हो जाता है। समूह में शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, कितने छात्र थे? ठीक है भाई, यहाँ पर 72 किलोग्राम था पहले औसत वजन और 76 किलोग्राम औसत वजन के 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं। 11 छात्र समूह छोड़ रहे हैं तो 11 छात्रों की वजह से कितना कम हुआ? 76 माइनस का 72। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 बचेगा, यानी कि 11 चौक 44 कम हो गया यहाँ पर। ठीक है, 44 किलोग्राम का जो वजन था वो कम हो गया। और प्रत्येक 79 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। 5 छात्र शामिल हो जाते हैं, कितने? 79, यानी कि 79 में से अगर मैं 72 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा यहाँ पर? 7 बचेगा, 7 पंजे 35, यानी कि 35 वजन वो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है? यहाँ पर डिफरेंस है 35 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा यहाँ पर तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 35 में से 44 को घटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 9, यानी कि टोटल 9 औसत किलोग्राम की 9 किलोग्राम के औसत की कमी हो रही है। ठीक है, पहले कितने थे? 11 थे जो कि चले गए हैं और 5 आ गए हैं। ठीक है, यानी कि 6 छात्र जो हैं, 11 यहाँ से चले गए थे और 5 आए, यानी कि 6 छात्र चले गए थे। अब इसमें बोला है कि छात्रों का औसत वजन 0.6 किलोग्राम कम हो जाता है और यहाँ पर कितना कम हो रहा है? 9 किलोग्राम का कम हो रहा है यहाँ पर, यानी कि 0.6 का जो मान है वो 9 के बराबर है। एक का मान जो होगा वो 9/0.6 के, यानी कि ऊपर घटाऊंगा सिफर बढ़ा दूंगा तो 15 के बराबर होगा। 15 छक्का 90, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो मौजूदा स्थिति में जो छात्र हैं वो 15 हैं। अब जो छात्र हैं केवल 15 रह गए। सवाल में क्या पूछा है? समूह में शुरुआत में कितने छात्र थे? शुरुआत में 15 6 21 छात्र थे शुरुआत में। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, 21 छात्र। ठीक है, इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से करना भी ठीक होता है। वैसे थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें बस। ए और बी 5 और 6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। ये ए है और ये बी है। ये रुपए लगा रहे हैं 5 और 6 के अनुपात में। सवाल में बोला है कि 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकालता है। 4 महीने के बाद, यानी कि 5 रुपए को तो उसने लगाया 4 महीने तक। अब ये निकाल लेता है कितनी पूंजी? 1/5, यानी कि 5 का 1/5, यानी कि 1 रुपया निकाल लेता है, बाकी का 4 रुपये वहीं छोड़ देता है। तो 4 रुपये जो लगाए इन्होंने बाकी के 8 महीने के लिए लगाए। इसमें 4 महीने के लिए तो 5 रुपये लगाए, बाकी के 4 8 महीने के लगाए। उसी तरह से बी अपनी पूंजी में इतनी वृद्धि कर देता है, यानी कि 6 रुपये तो लगाए उसने 4 महीने के लिए, बाकी वृद्धि कितनी कर देता है वो? 6 में वृद्धि करेगा जब तो कितना हो जाएगा? 1/3, यानी कि 4/3, 3 दूनी 6, यानी कि 8 रुपये, यानी कि 8 रुपये बना देता है वो। तो कितने समय के लिए? ये होती है समय 4, यानी कि ये भी 8 महीने के लिए लगेंगे। 4 महीने के लिए, 8 महीने के लिए ये। तो 5 चौक 20 और 4 अट्टे 32। ठीक है, ये हो जाएगा इनका रेशियो यहाँ पर 6 चौक 24 और 8 अट्टू 64 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर 8 अट्टू 64, ये आ जाएगा यहाँ पर 52 और ये आ जाएगा यहाँ पर 88, यानी कि यहाँ पर जो रेशियो है इनका, अब जो लाभ का रेशियो बटेगा वो इस रेशियो में बटेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे जब हम 4 से, ये 13 बार कटेगा और ये 2 बार 22 बार कट जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि टोटल कितना है यहाँ पर? 3 2 5, यानी कि 35, यानी कि 35 का मान जो है मेरे पास वो 6.3 है। 6.3 लाख रुपए है 35 का। हमें किसका ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना बी का हिस्सा। बी का हिस्सा है ये वाला, 22 से गुणा करूंगा और 35 से भाग कर दूंगा। ठीक है, 35 से भाग कर दूंगा, कर लूंगा इसको मैं, घाटूंगा 7 से काटूंगा, 7 9 63 और 22 ऊपर बचेगा, 7 पंजे 35 नीचे बचेगा। मैं क्या करूंगा? 2 से ऊपर गुणा करूंगा और 2 से नीचे करें, यानी कि नीचे वाला मैं 10 बना दूंगा। तो 2 9 18, 1.8 बचेगा और यहाँ पर मेरा 22 हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ इनकी गुणा करनी है और नीचे मेरे पास इस समय 10 है बस, और 10 के लिए मैं क्या करूँगा? एक पॉइंट खिसका दूंगा बस, यानी कि 18 दूनी 36 का 6 आ जाएगा और 18 दूनी 36 और 3 39 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर 39 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जब 22 के और 1.8 गुणा कर तो 39.6 आएगा, और बटे में 10 भी है तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी कि 3.96 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन है, 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 90 प्रश्नों में 66.66% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत सही उत्तर देने पड़ेंगे परसेंट में। भाई 140 थे पहले प्रश्न जो है 140 है, उसने क्या किया 90 प्रश्नों का, तो उसने 90 प्रश्नों में 66.66, 66.66 को मैं 20/3% भी देख सकता हूँ। ठीक है, 3 संग 18, 3 संग 18 होता चला जाएगा, और इसकी जब मैं फ्रैक्शन लूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 20 पंजे 100, यानी कि 1/15 आ जाएगा यहाँ पर। ये 200/3 होगा यहाँ पर। ठीक है, 200/3 होगा, तभी मेरा यहाँ पर ये 66 आएगा। 66 यहाँ पर कटूंगा ना इसको मैं, 66% तभी बचेगा ये जब इसको काट लूँ। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 200/3/100 करूँगा तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बचेगा यहाँ पर 200/3 को मैं जब 100 से भाग करूँगा तो केवल 2/3 बचेगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, 2/3 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन, और इतने प्रश्न को उसने सही उत्तर दिया है 90 में से 2/3 का। 3 तिया 90, ठीक है, और 3 यानी कि 60 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें से उसका सही उत्तर दिया है 60 का। 90 में से 60 प्रश्न का सही उत्तर दिया है। बचे कितने भी बचे हैं 50। ठीक है, 50 में से कितने परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष में से, शेष कितने हैं यहाँ पर 50, और टोटल हमें 60% अंक प्राप्त भी करने हैं। 140 का 60% कितना हो जाएगा, 114 छक्का कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, और 6 का 6, और 6 2 8, 14 छंग 84 हो जाएगा। यानी कि मुझे जो अंक चाहिए वो टोटल 84 चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मुझे जो टोटल अंक चाहिए तो वो 84 चाहिए। तो 84 कैसे बनेंगे मेरे, जब मैं 60 में से 60 मेरे यहाँ पर आ गए, और 50 में से मैं कितने और लाऊंगा, 50 में से मैं 14 और लेकर के आऊँगा, नहीं 24 और लेकर के आऊँगा। ठीक है, जब मैं 24 और लेकर के आऊँगा जब मेरे 84 बनेंगे टोटल, ये टोटल 84 बनेंगे, तभी मेरे 60% अंक प्राप्त होंगे टोटल में से। तो 24 50 का कितना परसेंट है, 48% है। ठीक है, यानी कि मुझे 48% अंक प्राप्त करने होंगे। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अक्षरा और सिद्धार्थ क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से स्थल P से Q तक 72 किमी की दूरी तय करते हैं।